आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। समाज क्यों और कैसे ढह जाते हैं। मतलब कभी सोचा है कि इतनी शक्तिशाली, इतनी उन्नत सभ्यताएं वो अचानक कैसे गायब हो सकती हैं, पीछे सिर्फ खंडर छोड़कर। हम अक्सर ये मान लेते हैं शायद कि हमारी आज की जो तकनीक है, हमारा ज्ञान है, वो हमें ऐसी किसी भी गिरावट से बचा लेगा। पर इतिहास को देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जेरेड डायमंड अपनी किताब कोलैप्स में इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं और वो एक बड़ी दिलचस्प तुलना से शुरू करते हैं। एक तरफ है मोंटाना का आज का एक कामयाब डेयरी फार्म, खूब आधुनिक तकनीक वाला, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड का वो वाइकिंग फार्म जो करीब 500 साल पहले वीरान हो गया। अच्छा, वाइकिंग फार्म, हाँ, दोनों अपने अपने समय में उन्नत थे, समृद्ध थे, फिर भी एक टिका रहा, दूसरा खत्म हो गया। ये यही दिखाता है कि आज के जो सबसे अमीर समाज हैं, तकनीकी रूप से सबसे आगे हैं, वो भी उन्हीं पर्यावरणीय और आर्थिक कमजोरियों का सामना कर सकते हैं जिनसे अतीत के समाज जूझे थे। जैसे किस तरह की कमजोरियां? जैसे कि जलवायु परिवर्तन, संसाधनों पर दबाव, बाहरी मदद पर निर्भरता, ये सब। तो फिर वो मुख्य कारण क्या है? मतलब क्यों ढह जाते हैं समाज? क्या ये सिर्फ पर्यावरण का नुकसान है जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं? नहीं, उतना सीधा नहीं है। डायमंड एक 5 बिंदुओं वाला ढांचा देते हैं, फ्रेमवर्क जिसे कहते हैं। वो समझाते हैं कि मामला असल में ज्यादा जटिल है। पहला, पर्यावरण को अनजाने में पहुंचाया गया नुकसान, जैसे जंगल काट देना या मिट्टी खराब कर देना। हाँ, ये तो समझ आता है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन, मतलब सूखा पड़ गया या बहुत ज्यादा ठंड हो गई। तीसरा, शत्रु पड़ोसियों से खतरा, मतलब युद्ध वगैरह। चौथा, जो मित्र व्यापारिक सहयोगी हैं उनसे मदद का बंद हो जाना। अच्छा, यानी बाहर से मिलने वाला सपोर्ट खत्म होना। हाँ, और पांचवा जो शायद सबसे निर्णायक है, वो ये कि समाज उन पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कैसे देता है। देखिए, पर्यावरण की समस्याएं तो आती हैं, वो तो हिस्सा है, लेकिन समाज उन पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो एकजुट होकर सही कदम उठाता है या फिर अपने स्वार्थों में बढ़ जाता है? यही अक्सर भविष्य तय करता है। अच्छा, तो समाज का रवैया, उसकी प्रतिक्रिया सबसे अहम है। क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहां पर्यावरण का विनाश ही मुख्य वजह रहा हो? हाँ, बिल्कुल। ईस्टर आइलैंड शायद इसका सबसे नाटकीय उदाहरण है। ईस्टर आइलैंड? हाँ, वो जहां वो बड़ी बड़ी पत्थर की मूर्तियां हैं। हाँ, वही। प्रशांत महासागर में दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ एक द्वीप अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों, मोआय, के लिए मशहूर है। हाँ, वो रहस्यमयी मूर्तियां। मैं हमेशा सोचती हूँ कि उन्हें कैसे बनाया होगा और फिर अपनी जगह पे खड़ा कैसे किया होगा। खासकर जब यूरोपियन खोजकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने बताया वहां कोई बड़े पेड़ थे ही नहीं। हाँ, यही तो पहली थी पहले। लेकिन अब जो पुरातात्विक सबूत हैं, जैसे वो प्राचीन पराग कणों का विश्लेषण करते हैं ना, हाँ, उनसे पता चलता है कि उस समय कौन से पेड़ पौधे उगा करते थे। तो सबूत बताते हैं कि ईस्टर आइलैंड कभी बड़े बड़े ताड़ के पेड़ों से भरा हुआ जंगल था, हरा भरा। सच में? तो पेड़ थे वहां? बिल्कुल। और लगता है कि द्वीपवासियों ने इन्हीं पेड़ों का इस्तेमाल किया, मूर्तियां तराशने के लिए, उन्हें खदानों से तट तक लाने के लिए, और शायद समुद्री नावें बनाने के लिए भी। ओहो। लेकिन उन्होंने शायद अपने सबसे कीमती संसाधन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। धीरे धीरे सारे जंगल साफ हो गए, सारे के सारे। हाँ, और इसके नतीजे बहुत भयानक थे। सोचिए, लकड़ी की कमी हो गई तो मूर्तियां बननी बंद हो गई, बड़ी नावें नहीं बन सकी। तो फिर मछली पकड़ना मुश्किल हो गया होगा। बिल्कुल, गहरे समुद्र की मछलियां जैसे डॉल्फिन वगैरह वो पकड़ना बंद हो गया। कई स्थानीय पक्षी वो विलुप्त हो गए और मिट्टी का कटाव इतना बढ़ गया कि खेती करना भी मुश्किल हो गया। ये तो बहुत डरावना है। मतलब उनकी अपनी ही कामयाबी उनके पतन का कारण बन गई। तो फिर क्या हुआ? जब संसाधन इतने कम हो गए, समाज में टकराव बढ़ा होगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ लगता है। भोजन की भारी कमी हुई, आबादी गिरी, और ऐसा लगता है कि समाज आपसी लड़ाई और यहाँ तक कि नरभक्षण की स्थिति में पहुंच गया। इसके कुछ पुरातात्विक संकेत भी मिलते हैं। नरभक्षण? हाँ, वे अपनी भव्य मूर्तियों के निर्माण के शिखर पर थे और वहां से बहुत तेजी से नीचे गिरे। ईस्टर आइलैंड हमें दिखाता है कि कैसे एक समाज, खासकर जब वो बिल्कुल अकेला हो, अलग थलग हो, अपने इस सीमित साधनों को खत्म करके खुद का विनाश कर सकता है। तो ईस्टर आइलैंड पर्यावरण विनाश और अकेलेपन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, डायमंड के ढांचे में और भी कारक थे। क्या दूसरे समाजों के पतन में वो दूसरे कारक ज्यादा महत्वपूर्ण रहे? सही कहा। हर समाज का पतन सिर्फ पर्यावरण विनाश से नहीं होता। दूसरे समाजों में, जैसे अमेरिका के दक्षिण पश्चिम के प्राचीन अनासाजी हैं या मध्य अमेरिका की माया सभ्यता, उनमें डायमंड के बताए दूसरे और पांचवें कारक ज्यादा हावी दिखते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन और समाज की प्रतिक्रिया। हाँ, खासकर गंभीर सूखा और उन चुनौतियों से निपटने में समाज की अंदरूनी नाकामी या गलत फैसले, वो पांचवा बिंदु। देखिए, महत्वपूर्ण बात हमेशा यही रहती है कि समाज चुनौतियों का सामना करता कैसे है। क्या वो समस्याओं को पहचानता है, मिलकर उनका हल ढूंढता है, या फिर अंदरूनी झगड़ों में, गलत प्राथमिकताओं में उसमें उलझकर रह जाता है, जिससे संकट और गहरा जाता है। तो ये सवाल फिर मन में आता है कि क्या उस द्वीपवासी ने, जिसने ईस्टर आइलैंड पर वो आखिरी पेड़ काटा होगा, क्या उसने एक पल के लिए भी सोचा होगा कि इसका नतीजा क्या होगा? या वो भी हमारी तरह ही सोच रहे थे कि अरे कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा, या ये समस्या उतनी बड़ी नहीं है? अतीत की ये कहानियां ये हमें आज सोचने में मजबूर करती हैं। हमारी अपनी दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, जो चेतावनियां मिल रही हैं, क्या हम उन्हें पहचान पा रहे हैं और क्या हम उन पे सही समय पर सही तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं?
ये सवाल तो है। तो वाइकिंग्स का ये फैलाव ये कैसे शुरू हुआ था, मतलब शुरुआत कैसे हुई? हाँ देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। पहले तो वो सिर्फ व्यापारी थे। अच्छा, सिर्फ व्यापार। हाँ, फिर धीरे धीरे उन्होंने फिरौती मांगना शुरू किया। और जब लगा कि ताकत काफी हो गई है तब लूटपाट, बिल्कुल। या तो लूट कर वापस चले जाते या फिर इलाके जीत कर वहीं बस जाते। और ये अलग अलग दिशाओं में गए हैं ना? हाँ, जैसे स्वीडन वाले पूर्व में। हाँ, स्वीडन के वाइकिंग्स रूस की तरफ गए। हाँ, डेनमार्क वाले पश्चिम में, इंग्लैंड फ्रांस की तरफ। और नॉर्वे वाले गए आयरलैंड और ब्रिटेन के जो उत्तरी पश्चिमी तट है वहाँ पर। और मजे की बात ये कि वो वहाँ के लोगों में घुल मिल भी गए। हाँ, लेकिन उनकी भाषा के कुछ निशान तो रह ही गए होंगे। बिल्कुल रह गए। जैसे अंग्रेजी में आज भी कई शब्द हैं, एग, डाई, स्कर्ट, ये वाइकिंग्स की ही देन है। कमाल है। लेकिन ये सब हुआ क्यों, मतलब घर छोड़कर क्यों निकले वो? देखिए, इसके पीछे दो तरह के कारण थे। एक तो घर पर दबाव था, मतलब पुश फैक्टर। दबाव कैसा? स्कैंडिनेविया में आबादी बढ़ रही थी, राजा लोग ज्यादा ताकतवर हो रहे थे, तो जो छोटे सरदार थे उनके लिए मौके कम हो रहे थे। अच्छा। और दूसरा था बाहर का खिंचाव, मतलब पुल फैक्टर। खिंचाव यानी लूटने के लिए यूरोप में अमीर लेकिन कमजोर इलाके दिख रहे थे और अटलांटिक में बसने के लिए खाली जमीनें दिख रही थी। तो ये दोनों चीजें मिलकर उन्हें बाहर धकेल रही थी। तो इसी चक्कर में वो अटलांटिक में और आगे बढ़ते गए। हाँ, और कहते हैं कई बार तो तूफानों ने ही उन्हें नई जमीनों तक पहुंचा दिया। अरे वाह, जैसे फैरो द्वीप, वो कब पहुंचे? फैरो द्वीप पहुंचे 800 ईस्वी के बाद, और फिर लगभग 870 ईस्वी में आइसलैंड। आइसलैंड? लेकिन सुना है वहाँ बसना आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, आइसलैंड की जमीन बड़ी नाजुक है। वाइकिंग्स ने वहां जाते ही जंगल साफ कर दिए, अपनी भेड़ें पालनी शुरू कर दी। और उसका नतीजा भयानक मिट्टी का कटाव, जो आज भी आइसलैंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो ये एक तरह से मतलब एक खोज दूसरी खोज को रास्ता दिखा रही थी। हाँ बिल्कुल, इसे आप कह सकते हैं सफलता से और सफलता मिलना। जैसे 793 ईस्वी में उन्होंने लिंडस्फार्न मठ लूटा। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है। उससे जो दौलत मिली उसने और लूटों को बढ़ावा दिया। वैसे ही फैरो द्वीप की खोज ने आइसलैंड का रास्ता दिखाया, और फिर आइसलैंड से ग्रीनलैंड की खोज का हौसला मिला। और ग्रीनलैंड की बात करें तो एरिक द रेड का नाम आता है ना? हाँ, एरिक द रेड ने ही लगभग 984 ईस्वी में ग्रीनलैंड में पहली बस्ती बसाई थी। लेकिन उनकी सबसे दूर की पहुंच तो शायद अमेरिका तक थी, जिसे वो विनलैंड कहते थे। सही कहा, विनलैंड यानी उत्तरी अमेरिका। वे लगभग 1000 ईस्वी में वहां पहुंचे, शायद आज का जो न्यू फाउंडलैंड और आसपास का इलाका है वहां। और वहां उन्हें क्या मिला? लकड़ी मिली, जंगली अंगूर जैसे संसाधन मिले। पर सुना है वे वहां टिक नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं टिक पाए। उनके अपने ही जो लिखित स्रोत हैं, सागाज। हाँ, सागाज। उनमें लिखा है कि वहां के जो मूल निवासी थे, जिन्हें वो स्क्रेलिंग्स कहते थे। स्क्रेलिंग्स, इसका क्या मतलब? शायद कमजोर लोग या दयनीय लोग जैसा कुछ। वो संख्या में बहुत ज्यादा थे और वाइकिंग्स के प्रति काफी विरोधी थे। तो लड़ाइयां हुई? हाँ, लगातार झगड़े और लड़ाइयां हुई। इसी वजह से सिर्फ 10-12 साल के अंदर ही उन्हें विनलैंड छोड़कर वापस आना पड़ा। तो ये दिखाता है कि उनके फैलाव की भी एक सीमा थी। बिल्कुल, खासकर जब सामना एक संगठित और मुकाबला करने वाली स्थानीय आबादी से हुआ। अच्छा, अब ग्रीनलैंड पर वापस आते हैं। ये कहानी थोड़ी अलग और क्या कहें दुखद भी लगती है। वे वहाँ 450 साल रहे। हाँ, करीब 450 साल, ये कोई छोटा समय नहीं है। उन्होंने वहाँ अपनी पूरी जिंदगी बसाई, गाय, भेड़, बकरियां पाली, सील और बारहसिंघा का शिकार किया। लेकिन माहौल तो बहुत मुश्किल रहा होगा वहाँ का। बेहद सख्त। खेती करना, खासकर जानवरों के चारे के लिए घास उगाना, बहुत बड़ी चुनौती थी। और उनका समाज कैसा था वहाँ? क्या वो यूरोप जैसा ही था? काफी हद तक वैसा ही पदानुक्रमित समाज था, जिसमें मुखियाओं और बाद में चर्च का दबदबा था। अपनी यूरोपीय ईसाई पहचान से वो बहुत गहरे जुड़े हुए थे। और व्यापार, वो जरूरी रहा होगा। बहुत ज्यादा। उनका गुजारा नॉर्वे के साथ होने वाले व्यापार पर टिका था। लोहा और लकड़ी जैसी जरूरी चीजें नॉर्वे से आती थी। और बदले में वे क्या भेजते थे? बदले में वो वालरस का हाथीदांत जैसी महंगी लग्जरी चीजें भेजते थे। अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? वे 450 साल बाद चले क्यों गए? देखिए, जब वे ग्रीनलैंड पहुंचे थे तब मौसम थोड़ा गर्म था, जिसे मध्ययुगीन गर्म अवधि कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन फिर लगभग 1300 ईस्वी के आसपास मौसम ठंडा होने लगा। लघु हिम युग की शुरुआत हुई। ओह, तो इससे उनकी खेती पर असर पड़ा होगा? बहुत बुरा असर पड़ा। खेती और मुश्किल हो गई। और सिर्फ यही नहीं, नॉर्वे से जो व्यापार का लिंक था वो भी कमजोर पड़ गया। वो क्यों? नॉर्वे में प्लेग फैल गया, वहां राजनीतिक उथल पुथल हुई और यूरोप में हाथीदांत की मांग भी कम हो गई। मतलब एक साथ कई मुसीबतें आ गई। और इसी समय इनुइट लोग भी तो ग्रीनलैंड पहुंचे थे। हाँ बिल्कुल, इनुइट लोग आर्कटिक माहौल में रहने के माहिर थे। वे वाइकिंग से कई बेहतर तरीके से वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करना जानते थे। तो क्या वाइकिंग्स ने उनसे कुछ सीखा नहीं या तालमेल नहीं बैठाया? यही तो अजीब बात है। ऐसा लगता है कि वाइकिंग्स ने अपनी यूरोपीय पहचान और शायद कुछ शुरुआती खराब अनुभवों की वजह से इनुइट लोगों से ना तो कुछ सीखा, ना ही कोई खास रिश्ता बनाया। ये उनके लिए बहुत बड़ी चूक साबित हुई। और उन्होंने पर्यावरण को भी तो नुकसान पहुंचाया था, है ना? हाँ, ये भी एक बड़ा कारण था। जो थोड़े बहुत पेड़ थे ग्रीनलैंड में, वो उन्होंने काट डाले। लकड़ी और ईंधन की कमी हो गई। और भेड़ों के चढ़ने से? उससे मिट्टी का कटाव और बढ़ गया। फिर ईंधन के लिए उन्होंने टर्फ काटना शुरू किया, यानी घास और मिट्टी की परतें। इससे चरागाह ही खत्म हो गए। और लोहे की कमी का क्या असर हुआ? लोहे की कमी से उनके औजार खराब हो गए होंगे, उनकी क्षमता कम हो गई होगी, शायद उनकी लड़ाई की ताकत पर भी असर पड़ा हो। तो मतलब कई सारी चीजें एक साथ गलत हो गईं। बिल्कुल, ग्रीनलैंड वाइकिंग कॉलोनी का अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये कई चीजों का मिला जुला नतीजा था। मौसम ठंडा हो गया, यूरोप से व्यापार टूट गया, इनुइट लोगों से मुकाबला या दूरी बढ़ गई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। और शायद सबसे बड़ी बात, वो बदले नहीं। हाँ, शायद सबसे अहम बात यही थी, वो अपनी पारंपरिक यूरोपीय जीवन शैली, अपने मूल्यों से चिपके रहे, जो ग्रीनलैंड के उस बदलते कठोर माहौल के लिए ठीक नहीं थे।
और हो सकता है कि उनके नेताओं ने भी ऐसे फैसले लिए हों जो उनके अपने फायदे के लिए थे पर पूरे समाज को ले डूबे। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी समाज का भविष्य सिर्फ बाहरी ताकतों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके अपने चुनाव, उसकी बदलने की क्षमता या अक्षमता पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सीधा इस पे आते हैं, है ना? हमारे पास जो ये जानकारी है, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल खड़ा करती है कि आखिर समाज जिनके पास समझ होती है, साधन होते हैं, वो कभी कभी ऐसे रास्ते क्यों चुन लेते हैं जो उनकी अपनी बर्बादी की वजह बन जाते हैं। हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल है। क्या होता है कि समाज आने वाली मुसीबतों को वक्त पे देख नहीं पाते, या देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। हाँ, वो भी होता है। या फिर कभी कभी समस्या एकदम नई होती है, मतलब उसका कोई पिछला अनुभव ही नहीं होता। अच्छा, हाँ, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाला उदाहरण, हाँ, खरगोशों को ले जाने का, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि पहले ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। या फिर वो जो धीरे धीरे बदलाव होते हैं, जैसे पर्यावरण का धीरे धीरे खराब होना। हाँ। हर साल इतना कम बदलाव होता है कि हम ध्यान ही नहीं देते, और जब तक पता चलता है तब तक शायद बहुत देर हो जाती है। उसे वो धीमी सामान्यता कहते हैं, क्रीपिंग नॉर्मलसीज। हाँ, धीमी सामान्यता, मतलब धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है उसे हम नॉर्मल मानने लगते हैं। या वो लैंडस्केप एमनीशिया वाली बात भी। बिल्कुल। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि कई बार समाज समस्या को पहचान लेता है। अच्छा। हाँ, पहचान लेता है, पर उसे हल करने की कोशिश ही नहीं करता। ये तो और भी अजीब है, मतलब पता है फिर भी ऐसा क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, इसकी कई वजह हैं। एक बड़ी वजह है हितों का टकराव। हितों का टकराव मतलब कुछ ताकतवर लोग हैं या समूह हैं, उनको मौजूदा हालात से फायदा मिल रहा है। अच्छा। भले ही उससे बाकी समाज को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो लोग बदलाव का विरोध करते हैं। जाहिर अपना फायदा देखेंगे। हाँ, इसे स्रोत में जानबूझकर किया गया स्वार्थी व्यवहार कहा गया है। रैशनल बैड बिहेवियर, मतलब अपने फायदे के लिए सोचना, भले ही वो नैतिक रूप से गलत हो या समाज के लिए बुरा हो। ये तो वही बात हुई कि मेरा फायदा हो, बाकी चाहे जो हो। और क्या इसका ताल्लुक उससे भी है, वो जो साझा संसाधन वाली बात होती है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स? हाँ, बिल्कुल। साझा त्रासदी, जब कोई चीज सबकी होती है, मान लीजिए समुद्र की मछलियां या कोई चरागाह, हाँ। तो हर कोई यही सोचता है, अरे मैं नहीं लूंगा तो कोई और ले लेगा। सही बात है। और इसी चक्कर में सब इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि आखिर में वो चीज ही खत्म हो जाती है, फिर सबका नुकसान। और ये जो साझा त्रासदी है या स्वार्थी व्यवहार, इसका एक बड़ा उदाहरण शायद ऑस्ट्रेलिया में दिखता है। स्रोत बताते हैं कि वहाँ जो संसाधन दोबारा पैदा हो सकते हैं, हाँ। जैसे मिट्टी, जंगल, हाँ, मछलियां, हाँ, उनको भी ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे वो खदान से निकले हों, मतलब खनन कर रहे हैं उनका। बिल्कुल सही, खनन ही शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब ये सोचे बिना कि ये चीजें दोबारा बन सकती हैं, उन्हें बस खत्म करते जा रहे हैं। जैसे कोयला या लोहा एक बार निकल गया तो खत्म। और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं वहाँ। हाँ, नतीजे दिख रहे हैं। उपजाऊ मिट्टी कम हो रही है, जमीन में नमक बढ़ रहा है, खेती मुश्किल हो गई है। और क्योंकि देश इतना बड़ा है, व्यापार पर भी असर पड़ता है। तो मतलब बात सिर्फ संसाधनों के गलत इस्तेमाल या लोगों के स्वार्थ की नहीं है, और भी पहलू हैं। हाँ, और भी हैं। कभी कभी क्या होता है कि समाज अपनी पुरानी मान्यताओं या मूल्यों से इतना बंधा होता है कि वो जरूरी बदलाव कर ही नहीं पाता। अच्छा, जैसे मोंटाना का उदाहरण दिया है, वहाँ लोगों की पहचान खनन या लकड़ी कटाई से जुड़ी हुई है। हाँ, सुना है। अब ये चीजें पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, लेकिन लोग इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ये उनकी पहचान, उनके इतिहास का हिस्सा है। भले ही ये मूल्य कभी फायदेमंद रहे हो, पर आज नहीं है। ये बात तो दिलचस्प है, मूल्यों से जुड़े रहना और बड़े पैमाने पर असर की बात शायद चीन के मामले में भी लागू होती है। हाँ, चीन का उदाहरण भी दिया है। वहाँ की जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर अच्छे फैसले भी हुए हैं। जैसे 1998 में लकड़ी कटाई पर रोक लगा दी। लेकिन उसी व्यवस्था की वजह से बड़े पैमाने पर पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। और ये भी बताया गया है कि अगर चीन का उपभोग पश्चिमी देशों के लेवल पर पहुंच गया, तो दुनिया के संसाधनों पर दबाव लगभग 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना। और आज की दुनिया में तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पेच है। अब किसी एक देश की समस्या सिर्फ उसकी नहीं रहती। चीन ज्यादा उपभोग करे या ऑस्ट्रेलिया में जमीन खराब हो, असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। हाँ, आज हमारे सामने दर्जन भर बड़ी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, बहुत कुछ है। हम सब एक तरह से एक वैश्विक पोल्डर में रह रहे हैं। पोल्डर जैसे नीदरलैंड्स में होता है। हाँ, जैसे वहाँ समुद्र से जमीन रिक्लेम करते हैं और सबकी सुरक्षा एक दूसरे पर निर्भर करती है, वैसे ही आज दुनिया में एक की समस्या सबकी समस्या है। तो क्या कुछ उम्मीद भी है? मतलब क्या कंपनियां, समाज कुछ सही दिशा में सोच रहे हैं, कदम उठा रहे हैं? हाँ, कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। स्रोत बताते हैं कि जनता का दबाव बढ़ रहा है, कुछ कंपनियां दूर की सोच रही हैं, तो वो पर्यावरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बन रही हैं। अच्छा, कौन सी कंपनियां? जैसे कुछ तेल कंपनियां हैं, शेवरॉन का नाम लिया है, लकड़ी उद्योग है, समुद्री भोजन उद्योग है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे जंगलों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए FSC फॉरेस्ट स्टूवर्डशिप काउंसिल या समुद्री भोजन के लिए MSC मरीन स्टूवर्डशिप काउंसिल। अच्छा, ये सर्टिफिकेशन बताते हैं कि चीज सही तरीके से ली गई है। हाँ, ये दिखाते हैं कि बाजार में और हम आप जैसे उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ रही है और कंपनियां भी समझ रही हैं कि लंबे समय में पर्यावरण का ध्यान रखना उनके अपने फायदे में है। तो मतलब बाजार और जागरूकता बदलाव ला सकते हैं और ला रहे हैं कुछ हद तक। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है हमारे लिए? देखिए, निचोड़ ये है कि जो समाज पहले गुजरे हैं, उनके मुकाबले आज हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी है। सही बात है। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं। हमारे पास तकनीक भी है।
असली सवाल अब इच्छा शक्ति का है। सामूहिक इच्छा शक्ति। हाँ, क्या हम सब मिलकर दूर की सोच सकते हैं? क्या हम वो जरूरी फैसले ले सकते हैं जो शायद मुश्किल हो लेकिन जरूरी हो, जैसे उन पुराने समाजों ने चुना कि वो कामयाब होंगे या नाकाम? वैसे ही चुनाव आज हमारे हाथ में। बिल्कुल, चुनाव हमारा है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत इस अहम मुद्दे पर कि समाज क्यों कभी कभी खुद के विनाश के रास्ते चुन लेते हैं और आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं। उम्मीद है ये चर्चा सोचने पर मजबूर करेगी और अगर कोई विचार हो या प्रतिक्रिया हो कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है तो जरूर बताइएगा।